वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आज हम पटना की धरती गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान पे हैं। आज हम ख़ास मेहमान जिनका नाम कोई सोशल मीडिया में अनजाना नहीं है, एडवोकेट माला दास जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनका परिचय कराने से पहले ये बताना चाहेंगे कि वो कांसी राम साहब के हम सफ़र साथी रही हैं और बहुजन समाज को जगाने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। जिस ढंग से कांसी राम साहब ने गांव-गांव गली-गली जाकर पूरे देश दुनिया में घूमकर बहुजन समाज को जगाने में उनका अमूल्य योगदान रहा। उनके हम सफ़र साथी से आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से मिलाने जा रहे हैं। आज हम पटना शहर में हैं और दीदी के ख़ास मेहमान हैं। दीदी हमारे इस चैनल में जय भीम। जय भीम, स्वागत जय है। भारत, नमो बुद्धाय। आपका भी स्वागत है पटना की धरती में। जी। हम छत्तीसगढ़ से बहुत सारी संगत गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे में आए हुए हैं और वहाँ से हम दीदी से आज मिलने के लिए आए हुए हैं और उनसे ख़ास चर्चा करने के लिए भी हम आज उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। और उन्होंने अपना जीवन बहुजन समाज को जगाने में, उनको जागृत करने में अपना समय लगाया है। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि कांसी राम साहब का जो मिशन है और वह आज किस दिशा और किस दशा में है। दीदी जी विस्तार से बताएंगे। कांसी राम साहब को सबसे पहले नमन करती हूँ और उनके उस सोशल मूवमेंट को भी नमन करती हूँ जिनके कारण आज हम बोलने के लायक बने हैं। जी। जहाँ तक सवाल आपने किया कांसी राम साहब का सोशल मूवमेंट, तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण कोई मूवमेंट रसातल पर चला जाता है। जी। साहब ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को समझाया है, इस तरह से लोगों को उद्वेलित किया है कि वो मूवमेंट आज भी छटपटा रहा है देश पर राज करने के लिए। जी। लेकिन बागडोर जिसके हाथ में है, इससे समाज थोड़ा सा मायूस हो चुका है। जी। मानवर साहब का मूवमेंट, जो मानवर साहब जब पटना में रहा करते थे, जी। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपनी सरकार थी, तो साहब ने बिहार, झारखंड, बंगाल में बहुत समय दिया था। जी। और उस दौरान हम लोगों को साहब किस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ाए हैं, बहुत कुछ जानकारी मिली थी। जैसे चुनाव कैसे लड़ा जाए, हमारा समाज गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो वो कैसे उस चुनाव में सफल हो, इसकी भी उन्होंने टैक्टिक्स बताई। लेकिन उस तरह का कोई आज का लोग नहीं कर पा रहा है, सभी पैसे की बात करता है। मानवर साहब को नमन जरूर लोग कर रहे हैं, लेकिन मानवर साहब ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर लोग चलने के लिए आमदा नहीं है आज भी। मानवर साहब कैसे सक्सेस हो गए, हमारा 67 MLA निकल गया बिना किसी के सपोर्ट के, मानवर साहब की मेहनत से। उसके बाद जब सपोर्ट से सरकार बनी तो हमारे लोग शिथिल पड़ते चले गए या उनको शिथिल कर दिया गया। तो इसका नतीजा है कि आज हम अनाथ महसूस करते हैं। आज लगता है कि हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके थ्रू कि हम आगे बढ़ सकें। समाज में हम रह रहे हैं सर, आप जानते हैं कितनी तरह की समस्याएं होती है और अभी जिस तरह से देश में जिसकी सरकार है उसमें हमारे गरीब लोग किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से सांस ले रहे हैं। हम फ्लैट में रहते हैं फिर भी हमको डर बना रहता है। कम से कम उत्तर प्रदेश में सरकार रहती थी तो हम लोग अकड़ के चलते थे, अकड़ के बोलते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है। अब सभी माखौल उड़ाते हैं। तो मानवर साहब के जिस तरह का साहसिक कदम था, जो मेहनत था, जो बाबा साहब का दिया हुआ मेहनत है, उस रास्ते पर चलेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, ऐसी मेरी सोच है। जिस ढंग से मानवर कांसी राम साहब साइकिल की यात्रा शुरू करके बहुजन को जगाने में गांव-गांव, गली-गली उन्होंने प्रयास किया, जीवन पर्यंत लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन जिस ढंग से बहुजन समाज पार्टी बना करके मायावती को जिम्मेदारी दी गई, आज उसकी ये जो परिस्थितियां हैं, आज जो समाज के जो लोग हैं वो करते क्यों चले गए, इसका कारण क्या मानती है? मैं मानती हूँ कि मानवर साहब को फॉलो नहीं किया गया। मानवर साहब ने बताया था कि कैसे चुनाव कांसी राम साहब ने लड़ा,
और कैसे उनका वोट बढ़ोतरी हुआ था, ये बस साहब जब बताए थे तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ था। वहाँ जितने लोग साहब की बात सुनने वाले थे, वो होटल में बैठ के बता रहे थे, वो सभी लोग आश्चर्य किए, किसी ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो बताया मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि साहब जब पहला चुनाव लड़े थे तो चादर बिछाकर चुनाव लड़े थे, चादर बिछाकर रास्ते पर बैठ गए थे, अब पीछे में लोकसभा प्रत्याशी लिख दिए, और जो जो उनको दे रहा था, नोट दे रहा था, 100 रुपया दे रहा था, कोई 1000 दिया। उन्होंने एक अभियान चलाया था, एक वोट और एक नोट चला था ना, तो उस आधार पर आज तक कोई लोग फॉलो नहीं किया। आज सिर्फ पैसे की बात होती है, लेकिन मानवर साहब ने जब जो चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते तो नहीं थे, लेकिन जब उसकी काउंटिंग हुई थी तो जितने लोग पैसे दिए थे उससे 5 गुना ज़्यादा उनको वोट पड़ा था। मतलब एक घर से जितना उनका घर का सदस्य था, जो पैसा दिया था वो सारे सदस्य उनको वोट किए थे। तो साहब को यहीं से टैक्टिस मिली कि अगर जैसे साहब एक कार्यक्रम बिहार में चलाए थे, वजन के अनुसार पैसे देना, थैली देना, उसमें क्या कहे थे साहब पता है? साहब ने कहा था कि सुनो, किसी से 100 रुपये का नोट मत लेना, 10-10 रुपया लेना। 10-10 रुपया लेने से हो गया क्या, आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 परिवार में बात जाएगी। 100 लेगा, 1000 लोगे तो एक ही लोगों के पास जाएगा। इस तरह करके हम लोगों ने 1,30,000 रुपये इकट्ठा किया था बक्सर में, पहला प्रोग्राम उनका हुआ। इससे हमारा तो इस तरह के कार्यक्रम करने से ना आपके पॉकेट से पैसे खर्च होते हैं, आपकी पब्लिसिटी बनती है, लोगों के बीच आप जा पाते हैं। यहाँ तो पैसे पॉकेट से निकालिए और टिकट खरीदिए, तो वो आपका टिकाऊ नहीं, बिकाऊ ही रहेगा। दीदी, हम जिस ढंग से कांसीराम साहब ने जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार दिया था, और उस वोट के अधिकार को और उस वोट की कीमत को कांसीराम साहब ने समझाया, लेकिन आज की परिस्थितियों में एक एमएलए, एक एमपी जब चुनाव लड़ता है तो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां खर्च करने की नौबत कैसे आई, और कांसीराम साहब ने इसको बदलने की चेष्टा करके लोगों में यह अहमियत दिलाने का एहसास कैसे किया? क्या समझती इस पर? कांसीराम साहब ने बदलने की कोशिश की, लेकिन सरकार बनने के बाद जब बीजेपी से जब पैक्ट करके सरकार बनी थी तो हम लोग बहुत मायूस हुए थे। तब पूछे थे कि साहब अगर ये स्टैंड आपका है तो फिर हम लोग क्या समाज में बोलेंगे, हम लोग की तो बोलती बंद हो जाएगी। तो बोले नहीं, देखो जब पूना पैक्ट भी तो हुआ था, बाबा साहब ने पूना पैक्ट क्यों किया था? जब अपने लोग जलाए जा रहे थे, अपने जो लोग मारे जा रहे थे, तो समझौता करना पड़ता है, मजबूरी है। तो ठीक है, समझौता आपने किया, लेकिन साहब का जो कहना था कि समाज में ये हमारा घर है, ये बसपा हमारा घर है, ये घर में सिर्फ अपने लोग रहेंगे, दूसरे लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो साहब ने बसपा ने क्या किया, दूसरे को भी घर में एंट्री ला दी। तो जब दूसरे लोग आ गए तो अपने बिखरने लग गए, क्योंकि उसकी पावर सीज हो गई। ये तो सब लोग जानता है कि एक शेर के सामने कई बकरियां रख दी जाए तो शेर ही सवा शेर रहेगा। तो यही हालत हमारी हो गई है अब। और बाबा साहब की जहाँ तक बात है, 1 वोट और 1 नोट, ऐसा अभियान तो मान्यवर साहब ने भी चलाया। ऐसा अभियान चलाने वाले इकलौता कांसीराम साहब थे जिन्होंने वोट की कीमत को समझाया। जी बिल्कुल। अगर मान्यवर कांसीराम साहब भारत में पैदा नहीं होते और ये बाबा साहब का मूवमेंट हमारे सामने नहीं लेकर के आए होते, समाज के बीच में नहीं गए होते, तो मैं दावा करती हूँ कि आज भी मैं नहीं जानती बाबा साहब कौन थे। जिस ढंग से मान्यवर कांसीराम साहब को बहुजन समाज के उद्धारकर्ता के रूप में इतिहास में जाना जाता है, बहुत सारे लोग उनको भारत रत्न की मांग भी कर रहे हैं, और ये जायज़ मांग भी है, क्योंकि जिस ढंग से बहुजन समाज को उठाने में कांसीराम साहब ने अपना घर परिवार छोड़ा। जब बहुजन समाज को उठाने के लिए वो घर से निकले तो कभी अपना घर लौट के नहीं गए। ऐसे महान समाज उद्धारक कांसीराम साहब को उनके हम सफ़र साथी रहे मालादास जी के विचार को सुन रहे हैं। बहरहाल आज बहुजन समाज किस परिस्थितियों में खड़ा है, दीदी अब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो समाज है, बहुजन समाज है, जो 85% है, बाबा साहब ने कहा था
कि 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, कांशीराम साहब ने ये नारा दिया था, तो आज ये बहुजन समाज 85% कहाँ पे खड़े? इनकी तो बहुत दुर्गति हो गई है साहब जी। जिसको हम लोग देख रहे थे, जैसे मानवर कांशीराम साहब को देख रहे थे कि हमारे उद्धारक के रूप में आए जी। अब वो नहीं हैं। और जिनको वो संचालक बना के गए, संचालक करता, अब उनसे भी उम्मीद टूट रही है। तो ऐसे में हमारा समाज बिल्कुल दोजख की ज़िंदगी में चला गया है। हम न उगलते बन रहा है हमें, न निगलते बन रहा है। बहुत स्थिति बुरी है अभी वर्तमान हालात में हम देखें तो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब बाबा साहब के विचारों को लेकर देशव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालते हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण एक क्रांतिकारी यूथ हैं जो बाबा साहब को मानते हैं और उनके विचारों को, उनके भी मिशन को वो आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मायावती और चंद्रशेखर रावण ये दोनों की विचारधाराएं थोड़ी भिन्न लगती है। इसके पर आपका क्या विचार है? अब बहन जी के विचारधारा और रावण जी के विचारधारा भिन्न है, ऐसा तो मैंने रीड नहीं किया अभी जी। लगता तो है एक ही है जी। जैसे वो भी चाहते हैं कि बहुजन समाज आगे बढ़े जी। और बसपा का तो मोटो ही है बहुजन समाज आगे बढ़े, दोनों का है। जहाँ तक सवाल आपने बामन मेश्राम जी का किया जी। तो वो बहुत अच्छे वक्ता जरूर हैं, वो अवेयरनेस का काम बहुत अच्छा करते हैं जी। उनकी हर बातें मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और सही बात भी अच्छी लगती है उनकी। मैंने बहुत सारे बुक्स भी लिए हैं। और रावण देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, हम जिसको मानते हैं, जिसको नेता मानते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। और कोई अग्रेसिव कोई नौजवान अगर बाहर निकल के काम कर रहा है तो ये स्वाभाविक है कि समाज का झुकाव उधर बनेगा। तो इस चीज़ को हमको देखना चाहिए। कहते हैं कि जिस ढंग से युवा समाज जिस दिशा में जाता है उस दिशा का हवा का रुख बदल जाता है। और आज हम रावण की जो गतिविधियों को देखते हैं, उसकी युवा सोच को देखते हैं, भारत के युवा जो मूल निवासी समाज का झुकाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में कोई क्रांति करेंगे और बहुजन समाज को नई दिशा में ले जाएंगे। ऐसा कुछ आपको नज़र आता है? देखिए ये बात है वोट प्लस होने वाली बात जी। तो ये संभावना कम है जी। कारण मैंने रावण के लोगों से भी कहा था, मुझसे मिलने भी आए थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सही दिशा में काम करना है तो आपको करना चाहिए सबसे पहले रावण को चुनाव जिता दो जी। वो पार्लियामेंट में चले जाएं, ताकतवर हो जाएं, फिर आप लोग जाएं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी बना करके फिर तो राजनीति का एक साधारण सा उदाहरण है वो नीति जो राज रहे। तो ये राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें वोट बैंक प्लस करना रहता है और इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपना अपना गेम खेलते हैं। तो इसमें ये कितने सक्सेस होंगे ये मुझे नहीं पता, ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम तो अभी राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन भारत के अंदर में ऐसे तमाम बहुजन विचारक हैं जिसको बामसेप कहा जाता है और इस बामसेप को एक मदर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें SC ST OBC के लोग, अधिकारी कर्मचारी लोग जुड़ करके इस बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की दिशा में योगदान करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बहरहाल 85 पर 15 का राज का जो नारा है वह कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुआ है, इस पर हम दीदी जी का थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। दीदी ये बताइए 85 पर 15 का राज आखिर में हमारे इन 85% के ऊपर में ये 15% हावी कैसे होता चला गया? मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। आपका प्रश्न तो बहुत लंबा है, इसका जवाब शॉर्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही दे रही हूँ कि सबसे पहले जो हमारे सोशल एजुकेशन वाले लोग हैं जो सामाजिक शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने सबसे पहली बात, मैं सभी लोगों की बात कर रही हूँ, सभी ने सही लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। सभी दलित कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दलित नहीं कहता है।
तो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे लोग छात्रवृत्ति के लिए ये जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आवेदन जाते हैं, तो वहाँ पर अनुसूचित जाति लिखा रहता है। तो बहुत लोग कहते हैं ये अनुसूचित जाति है कौन। तो देखिए, हमारे लेखक जो भी आए, चाहे हमारे समाज के हों, चाहे जो भी शास्त्री जी ने लिखा है, उस सभी लोगों ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका कि मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है। अब तो कोर्ट से भी फैसला आ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो सोशल एजुकेशन दे रहे हैं, अगर उनको सही शब्द नहीं पता रहेगा, मैं बामन मिश्राम की बात कह लूँ, अभी कहते हैं मूल निवासी। अब आप बुरा नहीं मानेंगे, सुनने वाले दर्शक भी बुरा नहीं मानेंगे, मैं जो बोल रही हूँ उस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। मूल निवासी कहते हैं, भारत का संविधान पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत। मूल निवासी कहाँ है ये बता दीजिए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर हम वही शब्द का इस्तेमाल किए होते हमारे लोगों ये 50 साल तक, तो कुछ बात आगे बढ़ती। चूँकि हम उस शब्द को अडॉप्ट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन हम कहाँ अडॉप्ट किए हैं? हमारे समाज के लोग कहाँ अडॉप्ट किए हैं? कहाँ जानते हैं कि आर्टिकल 341 क्या है अनुसूचित जाति के लिए? जी है ना। और ये आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है? जब ये कुछ जानते ही नहीं है, हम कहते हैं हमारे लेखक को तो करना चाहिए था ना। जब संवैधानिक शब्द ही आप नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द? इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द। ये सारे सब बोलते हैं क्या कि भारत का राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान बोलते हैं। अरे भाई, वो गलत बोलेंगे तो क्या हम भी गलत बोलेंगे? तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द से लोगों को जोड़ने की कोशिश आरएसएस की चली है, और उसी में हमारे लोग भी डुबकी लगा रहे हैं। तो फिर आप अपनी अलग पहचान बनाए कहाँ? जिस ढंग से भारतीय संविधान की व्याख्या कर रही हैं, और चूँकि मालादास जी एक अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, कानून का ज्ञाता है, बहरहाल जो भी वो बात कह रही हैं कानून सम्मत बात कर रही हैं। और ये जो मूल निवासी वर्ड है, जिस ढंग से बामन मेश्राम साहब ने इस स्लोगन को अपने विचार में लाया मूल निवासियों को जोड़ने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम सभी जातियों को संबोधित करके एक स्वर में उनको संबोधित करने के लिए ये शब्द लाया है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? नहीं, मेरा बोलना है सर, आर्टिकल 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है कि जो व्यक्ति भारत आज़ाद से पहले जो व्यक्ति 10 साल पहले से रह रहा है वो भारतीय है। तो फिर यहाँ मूल निवासी कहाँ से आ गए? जी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि कभी भी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, तो फिर यदि अगर आप मूल निवासी कहते हैं तो फिर तो कोई विदेशी है। तो विदेशी कौन, कैसे कहिएगा आप? जब कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है देश आज़ादी से पहले जो भारत में 10 साल से रह रहा था वो भारतीय है, तो किसको आप कहेंगे? तो इसीलिए हमको इन सभी लैंग्वेजों से बहुत दुखित हूँ मैं कि ठीक है। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि ये संक्षिप्त में हमारे देखने सुनने वालों को आप ये बताएंगे, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, जिस ढंग से अभी सेंसेक्स होने वाला है, भारतीय जनगणना होने वाली है, उसमें धर्म का कोड का कॉलम है, जिसमें अभी जो आदिवासी समाज के लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, और झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर शिबू हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि हमारा आदिवासी समाज हिंदू धर्म को नहीं मानता, हमारा अलग संस्कृति और परंपरा है। बहरहाल हिंदू धर्म थोपने की इस सेंसेक्स में लाई गई है, और इसको संवैधानिक सम्मत आप क्या सोचती हैं? देखिए, इसका तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दूं। पिछली बार जो हुआ था जनगणना 2011 में, उसमें मेरे घर में आए थे सरकारी लोग। मैंने उसमें कॉलम में डाला बुद्धिस्ट। अब बुद्धिस्ट में वो महिला बोलने लगी कि दीदी आपको सब कास्ट देना है। हमको बौद्ध धर्म में कास्ट नहीं होता है, उसका प्रूफ भी मेरे पास है। तो फिर उन्होंने काट दिया और बोला कि फिर अगला जब कोई गाइडलाइन आएगा तब आपका सेंसस रिपोर्ट में नाम दर्ज होगा। तो मेरा और मेरे बेटे का नाम दर्ज नहीं हुआ है सेंसेक्स में। हाँ, 2011 के सेंसेक्स में मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का क्या गाइडलाइन आता है वो देखना पड़ेगा कि क्या वो दे रही है। पिछली बार का तो हम देख चुके हैं, अब क्या देगी वो तो देखने के बाद बता सकते हैं।
नहीं, अभी जो करोड़ों आदिवासी लोगों को जो हिंदू धर्म के कॉलम पे उन्हें जिस ढंग से सेंसेक्स में जो प्रोफार्मा आई है, उनके कॉलम में कोई ऐसा है ही नहीं कि उनको एक प्रकार से उस कॉलम में, हिंदू धर्म के कॉलम में भरना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियां जब आ रही है, तो ये जो आदिवासी समाज हम हिंदू धर्म नहीं है कह रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को तो भारत सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए जी। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देश आज़ादी से पहले 10 साल से जो रख रहा है, तब तो हम इंडियन हैं। तो हमारे लिए क्या व्यवस्था की है भारत सरकार, ये तो इनको पूछना पड़ेगा। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से अभी सेंसेक्स का प्रोफार्मा ना तो आम जनता के लिए उपलब्ध हुआ है, क्योंकि ये हाईटेक और डिजिटल रूप से ये सेंसेक्स का प्रोफार्मा भरा जाएगा, और इसकी जानकारी लोगों को, एक प्रोफार्मा में जो गाइडलाइन आता है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। और जिस ढंग से अभी ये देश के अंदर में NCA, NPA और ये जो नियम कानून लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस परिस्थितियों पे जो हमारे भारत का जो आम नागरिक है, जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, उनके ऊपर में क्या संकट आ सकती है? देखिए, जो रिपोर्ट जिसके लिए कि कोरोना से पहले जो हम लोग प्रोटेस्ट में थे CA बिल के लिए, उसमें भी बहुत गंभीर ये पॉइंट्स दिए हुए थे जो कि आम जनता नहीं जानती है। तो वैसे में ये जो रिपोर्ट लाएंगे, भारत सरकार लाएगी, अगर उसको जनता को नहीं बताएगी तो फिर से हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और हमारा आदिवासी समाज जो इस देश का है समाज, उसी का तो ये देश है भारत। उसके लिए देखिए, हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आदिवासी के खिलाफ ऐसा ना डिसीजन दे दिए हैं कि आदिवासियों को छोड़ना पड़ा है। कितने तो उधर आसाम से तो कितने का नाम ही मैंने गायब हो गया है, जिससे कि बहुत बड़ी वजह, लेकिन वो है तो इंडियन ही है। वो कहाँ गया है, कहाँ कैसे किस स्थिति में रह रहा है। तो ऐसे में तो हमको लगता है कि भारत सरकार पूरी तरह से भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रही है। कैसे वो सरकार चला रही है, पूरे धज्जी उड़ा दिया है भारतीय संविधान का। संविधान कहता है कि एक भी व्यक्ति आपके राज्य में भूखा ना रहे, एक भी व्यक्ति आपके राज्य में कुपोषण से मरे नहीं, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये राज्य सरकारें कर क्या रही है? तब तो इसका मतलब है कि हम खुला आरोप लगा सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का खुला उल्लंघन कर रही है। तो जिस ढंग से अभी भारत में जो आगामी जनगणना होने वाली है, और ये अभी जस्ट कुछ महीनों के बाद में शुरू होने वाली है जनगणना, और इससे अगर इस जनगणना में भारत के आम नागरिकों की सही जनगणना अगर नहीं होगी, तो यह एक विषम परिस्थिति लोगों के लिए निर्मित हो सकती है। बहरहाल हमारे बीच में माला दास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुजन समाज को आगे उठाने में उनका योगदान रहा है, एक अधिवक्ता है। उनसे हम आज विस्तार से चर्चा किए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और आने वाले समय में हम अन्य मुद्दों को लेकर फिर उनसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ मानवता चैनल। और दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। जय भीम।